प्रिय विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट 1 बिजनेस लॉ में आज अपन बात करेंगे अनुबंध और ठहराव यानी कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट दोनों के पारस्परिक संबंधों की, जिससे आपको अनुबंध का अर्थ और ठहराव का अर्थ और ज़्यादा स्पष्ट हो, अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए, लास्ट टर्न पर जब अपन ने चर्चा करी थी तो अपन ने वैध अनुबंध के कुछ आवश्यक लक्षण पढ़े थे। उसी के कंटिन्यूएशन में आगे अपन आज मैं बिजनेस लॉ में एक इम्पॉर्टेंट कोटेशन का जिक्र अक्सर होता है और एग्ज़ाम में भी ये बार बार पूछा जाता है। ये कोटेशन इस रूप में है कि समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, लेकिन समस्त ठहराव अनुबंध हों ये आवश्यक नहीं है। यानी ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेन। देखिए, इसमें अनुबंध को बताया गया है और ठहराव को बताया गया है और दोनों के संबंधों की व्याख्या की गई है। यही चीज़ इस कॉन्ट्रैक्ट में है। तो सबसे पहले हम अनुबंध के अर्थ को समझें कि अनुबंध क्या चीज़ होती है, किसे कहते हैं। ठहराव के अर्थ को समझें कि ठहराव क्या है, किसे कहते हैं, और फिर दोनों के संबंधों की अपन चर्चा करेंगे। देखिए, शुरुआत होती है सबसे पहले, पहला स्टेप, पहला चरण क्या होता है कि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार के सम्मुख उसके सामने एक प्रस्ताव रखता है। प्रस्ताव का मतलब यही है कि आप अपनी इच्छा, अपने मन की बात दूसरे को बतलाते हैं। जब मैं कहता हूँ कि मैं अपनी कार 50,000 रुपये में आपको बेचना चाहता हूँ, तो ये क्या हुआ? ये मेरे द्वारा रखा गया एक प्रस्ताव है, प्रपोजल है। अब यदि आप इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं, यानी आपने कह दिया कि हाँ साहब मैं ये कार खरीद लूँगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रस्ताव स्वीकृत हो गए। और जब प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है, यानी जब प्रस्ताव प्लस स्वीकृति, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस, ये दोनों मिलकर ही ठहराव का निर्माण कर देती है। यानी ठहराव है, समझौता है, करार है, एक ही बातें हैं ये। अंग्रेजी में जिसे अपन एग्रीमेंट बोलते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि एक पक्षकार ने प्रस्ताव रखा, अपनी बात दूसरे से कही और दूसरे ने उसको स्वीकार कर लिया। ये दोनों के बीच में एक ठहराव हो गया। तो ये तो ठहराव एग्रीमेंट जो बहुत सहज है, बहुत आसान है और तुरंत ही इसका निर्माण हो जाता है। अब ठहराव से अगले स्टेप, अगले चरण की अपन बात करें अनुबंध की या कॉन्ट्रैक्ट की। तो देखिए, अनुबंध जो है वो भी बेसिकली एक ठहराव ही है। यानी अनुबंध जो है वो ठहराव का ही एक भाग है, उसी का एक हिस्सा है। लेकिन अनुबंध में हम केवल मात्र उसी ठहराव को शामिल करते हैं जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय होता है। यानी एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। यानी जिसको राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय को बहुत सरल शब्दों में आप इस रूप में समझ सकते हैं कि जिसको कानून अनुमति देता है, यानी कानून जिसको स्वीकार कर रहा है, कानून जिसको मान्यता दे रहा है, वही ठहराव जो है अनुबंध के नाम से जाना जाता है। यानी ठहराव में आप एक तरह से दो भाग उसके कर सकते हैं कि एक तो जिसको कानून अनुमति इजाज़त दे रहा है, तो वो ठहराव को तो हमने दूसरा नाम दे दिया अनुबंध का। और ऐसे ठहराव जिनको कानून अनुमति इजाज़त नहीं देता है, वो एग्रीमेंट तो हैं, ठहराव तो हैं, लेकिन वो अनुबंध की श्रेणी तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले एक पक्षकार ने प्रस्ताव रखा, दूसरे ने उसको स्वीकार किया, फिर दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट, ठहराव का निर्माण हो गया। और वही ठहराव यदि एनफोर्सेबल है, प्रवर्तनीय है, यानी कानून उसको अनुमति, स्वीकृति, इजाज़त देता है, तो वही ठहराव जो है वो कॉन्ट्रैक्ट है, वही ठहराव जो है अनुबंध है। और यदि कानून उसको अनुमति, इजाज़त नहीं देता है, तो इसका मतलब ये है कि वो ठहराव ही रहेगा, अनुबंध तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इस
रूप में अपन ये कह सकते हैं कि अनुबंध जो है वो और आगे की अवस्था है और ठहराव जो है वो एक तरह से उससे पहले की अवस्था है। अब देखिए, ठहराव का अर्थ थोड़ा बहुत अपन ने देख लिया, अनुबंध का अर्थ अपन ने थोड़ा बहुत देख लिया। अब यदि अपन इसकी जो कोटेशन अभी अपन ने देखी है उसकी चर्चा करें कि समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं, पहला पार्ट इस कोटेशन का यही है। तो ये इस बात को दर्शाता है कि जितने भी अनुबंध हैं वो निश्चित तौर पर ठहराव हैं। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, साफ है, क्योंकि अनुबंध का निर्माण ही जब हो सकता है जब पहले दोनों पक्षकारों के बीच में ठहराव का निर्माण हो। यानी अगर ठहराव नहीं है तो हम अनुबंध की कल्पना नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अनुबंध तक पहुंचने के लिए ये जरूरी है कि ठहराव हो। अनुबंध की डेफिनेशन भी यही कहती है, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, एक ठहराव जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय है। तो इसका मतलब यही हुआ कि अगर कोई भी ठहराव जिसको कानून अनुमति देता है उसी ठहराव को हम अनुबंध कहते हैं। तो इसलिए अनुबंध, अगर हमको अनुबंध का निर्माण करना है तो उसके लिए पहली ज़रूरत, पहली आवश्यकता यही है कि दो पक्षकार पहले ठहराव का निर्माण करें। ठहराव का निर्माण कैसे होगा? एक पक्षकार प्रस्ताव रखेगा, दूसरा उसको स्वीकार करेगा। तो ये बात हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जो भी अनुबंध है वो निश्चित तौर पर ठहराव होता ही होता है। अब दूसरे कोटेशन के दूसरे भाग पर आप आइए। दूसरा भाग ये कहता है कि जितने भी ठहराव हैं वो अनुबंध हों ये आवश्यक नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट बात है, क्योंकि ठहराव में अभी अपन ने देखा कि ठहराव का क्षेत्र ज़्यादा व्यापक है, विस्तृत है, बड़ा है, और ठहराव में हम दोनों प्रकार के ठहराव शामिल कर रहे हैं, जिसका प्रवर्तन हो सकता है और जिसका प्रवर्तन नहीं हो सकता है। जिसका प्रवर्तन हो सकता है उसको तो हमने अनुबंध का नाम दे दिया, और जिसका प्रवर्तन नहीं हो सकता है वो सिर्फ ठहराव ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ ठहराव इस प्रकार के भी हैं जिनका प्रवर्तन नहीं हो पाता है। तो जिसका प्रवर्तन नहीं हो पाता है वो सिर्फ ठहराव ही रहेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर आगे अपन पढ़ेंगे पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता। देखिए, अगर पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता नहीं है, यानी मान लीजिए पक्षकार जो हैं वो 15 वर्ष के हैं, तो 15 वर्ष के एक बच्चे ने किसी के सामने प्रस्ताव रखा और दूसरे ने उसको स्वीकार कर लिया, तो ये ठहराव तो हो गया, क्योंकि ठहराव की रिक्वायरमेंट क्या है कि एक पक्षकार प्रस्ताव रखे और दूसरा उसको स्वीकार करे। लेकिन ये ठहराव अनुबंध नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता है? क्योंकि कानून ये कहता है कि अनुबंध बनने के लिए ये जरूरी है, आवश्यक है कि पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता हो। अब यहाँ पक्षकार में अनुबंध करने की क्षमता नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ठहराव जो है वो सिर्फ ठहराव ही रहेगा, अनुबंध नहीं बन सकता है। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यदि पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता नहीं है तो वो ठहराव तो है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो इस तरह से और भी कुछ बातें हैं जहाँ ठहराव का निर्माण तो है लेकिन अनुबंध का निर्माण नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर प्रतिफल नहीं है या अवैधानिक प्रतिफल है या स्वतंत्र सहमति नहीं है, या ठहराव जिनका उद्देश्य कोई वैधानिक संबंध स्थापित करने का नहीं है, तो ये सब एग्रीमेंट तो बन जाएंगे, ठहराव तो बन जाएंगे, लेकिन ठहराव से आगे अनुबंध की स्थिति तक ये नहीं पहुंच पाएंगे। तो इस आधार पर हम ये बात कह सकते हैं कि जितने भी ठहराव होते हैं वो सारे के सारे अनुबंध बन जाएं ये जरूरी नहीं है। यानी कुछ केवल ठहराव की स्टेज तक ही रहेंगे, अगली स्टेज यानी अनुबंध तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठहराव की स्टेज तक ही कौन कौन से रहेंगे
कि जिनमें वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षण नहीं हैं, वो ठहराव ही रहेंगे, अनुबंध नहीं बन पाएंगे। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ठहराव ज़्यादा व्यापक है, विस्तृत है, बड़ा है और अनुबंध उसी का एक हिस्सा है, उसी का एक भाग है। कौन सा भाग है? कि ऐसा ठहराव जो राज्य नियम द्वारा प्रवर्तनीय है। तो ये कोटेशन सामान्यतः एग्जाम में पूछी जाती है, तो उसमें आपको इसी तरह से इसका जवाब उत्तर देना है।